चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हमारा टॉपिक है वो है टैक्स। ठीक है, तो अब ये जो सब्जेक्ट है आपके लिए एकदम फ्रेश सब्जेक्ट है, ये आपने पहले कभी देखा नहीं है सब्जेक्ट टैक्स को। अब यहाँ पे अगर न्यू सब्जेक्ट है तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपने इसके पहले कभी देखा नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग प्लस एक एक वर्ड का डेफिनेशन की क्या है, एक एक वर्ड का मतलब, वो हम यहाँ पे प्रॉपर्ली देखेंगे। फिर हम आगे चल के देखेंगे कि हमको टैक्स के अंदर पढ़ना क्या है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है टैक्स की, इसका मेन मतलब क्या है, कि टैक्स मतलब क्या, और फिर हम देखेंगे आगे चल के कि इसके अंदर हमको और क्या क्या स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो हमारा चीज है वो हम देखेंगे यहाँ पे कि इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको बेसिक चीज बता दूं कि टैक्स का नॉर्मल मतलब क्या होता है। अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे होते हैं कि गवर्नमेंट को लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के भलाई के लिए एक्सपेंडिचर करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जिस रोड पे चलते हैं या जिस रोड पे गाड़ी चलता है वो हमको गवर्नमेंट बना के देता है, या मान लो हमको जो पानी मिलता है वाटर सप्लाई वो हमको गवर्नमेंट करके देता है, या जो हमारा रेलवे है ये रेलवे भी हमको कौन देता है, तो गवर्नमेंट देता है, या रोड के ऊपर जो लाइट्स होते हैं ये हमको कौन देता है, तो गवर्नमेंट देता है। गांव घर में बहुत सारे डैम्स होते हैं जिनसे कि खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है, ये सब कौन करके देता है, तो गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट का स्कूल्स होता है, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं गवर्नमेंट को करने होते हैं लोगों के लिए। ठीक है, अब गवर्नमेंट जब ये सब खर्चा करता है तो गवर्नमेंट के पास भी तो पैसा आना चाहिए। अब गवर्नमेंट को बहुत सारे सोर्सेस होते हैं पैसा आने के, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ही करता है, लेकिन कोई अगर पेशेंट वहां पे जाता है तो बहुत मिनिमम फीस होता है वहां पे जो पेशेंट से चार्ज करते हैं। या मान लो कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बहुत मिनिमम फीस होता है जो पेशेंट से चार्ज करते हैं। तो फीस जो होता है ये गवर्नमेंट का इनकम है। उसके अलावा होता है पेनल्टी एंड फाइन। जैसे मान लो ट्रैफिक सिग्नल है, जैसे कोई भी ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक करता है तो उससे गवर्नमेंट पेनल्टी लेता है, फाइन लेता है। उसी तरीके से जो टैक्स है, टैक्स भी एक सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के ऐसे तो बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम है, फीस हुआ, फाइन हुआ, पेनल्टी हुआ, लेकिन जो टैक्स है ये एक गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब गवर्नमेंट को टैक्स से बहुत सारा पैसा आता है। अब नॉर्मली टैक्स कौन पे करता है, तो जैसे अगर कोई इंडिविजुअल है, जैसे आप और हम इंडिविजुअल है, तो एक इनकम गवर्नमेंट ने सेट करके रखा है कि अगर साल भर में हमारा इनकम अगर उससे ज्यादा होता है तो हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से मार्केट के अंदर जो गुड्स बिकता है, जैसे चॉकलेट बिकता है, बिस्किट बिकता है, कोई भी प्रोडक्ट बिकता है, या मान लो हमको जो मार्केट से सर्विस मिलता है, बस का सर्विस मिलता है, ट्रेन का सर्विस मिलता है, तो गवर्नमेंट ये गुड्स एंड सर्विस के ऊपर भी टैक्स लेता है हमसे। कि जैसे हमने मान लो कि दुकान में से कोई भी गुड्स खरीदा, तो जब हम गुड्स लेके आए तो हमने मान लो दुकानदार को 5 रुपया दिया, तो हमने जब दुकानदार को 5 रुपया दिया तो उसमें टैक्स का भी पेमेंट हमने दुकानदार को कर दिया 5 रुपए के अंदर ही। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो होता है ये टैक्स अलग अलग तरीके से लोगों से वसूलता है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट हमारे इनकम के ऊपर भी टैक्स लेता है जिसको कि बोलते हैं इनकम टैक्स। गवर्नमेंट हमारा गुड्स एंड सर्विस के ऊपर भी टैक्स लेता है जिसको कि बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो गवर्नमेंट ये टैक्स क्यों वसूलता है, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे हैं। अब गवर्नमेंट अगर खर्चा कब करेगा, जब उसके पास पैसा होगा। तो अब गवर्नमेंट के पास अगर पैसा ही नहीं होगा तो गवर्नमेंट खर्चा कहां से करेगा। तो गवर्नमेंट को पैसा कमाने के लिए बहुत सारे सोर्सेस हैं, जिसमें से एक सोर्स है कि टैक्स। तो हमको इंट्रोडक्शन में वही बोला है कि टैक्स का मतलब क्या, तो क्या बोला है देखो, टैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल टर्म। बोलता है टैक्स एक बहुत ही कॉमन फाइनेंशियल टर्म है, मतलब बहुत बार हम सुनते हैं टैक्स का मतलब, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि टैक्स के अंदर रियल में होता क्या है। ठीक है, तो टैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल टर्म। आगे, टैक्सेस आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। बोलता है टैक्स क्या होता है, तो गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब गवर्नमेंट को बहुत सारा इनकम टैक्स के वजह से आता है। मतलब जो आप और हम टैक्स पे करते हैं वो टैक्स जाता है किसको, है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के लिए इनकम होता है टैक्स, कि गवर्नमेंट को जो भी हम टैक्स देते हो गवर्नमेंट के लिए इनकम है। तो यही बोला है कि टैक्सेस आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, कि टैक्स गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है थ्रू व्हिच इट फुलफिल्स वेरियस प्रोजेक्ट। अब गवर्नमेंट क्या करता है, हम जो गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा देते हैं, टैक्स का पेमेंट करते हैं, गवर्नमेंट उस पैसे से अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है। रोड बनाता है, रेलवेज बनाता है, रोड पे लाइट्स लगवाता है, डैम बनाता है, हॉस्पिटल्स बनवाता है, स्कूल्स बनवाता है। तो गवर्नमेंट ये सब खर्चा करता है जो हमसे टैक्स वसूलता है उससे। ठीक है, तो यही बोला है कि टैक्सेस आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, कि टैक्स जो है ये गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है।
थ्रू विच इट फुलफिल वेरियस प्रोजेक्ट, और गवर्नमेंट जो हमसे पैसा लेता है टैक्स के रूप में, उस पैसे से वो वेरियस प्रोजेक्ट, मतलब जो उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं रोड बनाने के या रेलवे एक्सपांशन का या फिर डैम्स बनाने का, ये सब प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। आगे, दे आर लीव्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। लीव्ड का मतलब होता है चार्ज। अब जो टैक्स होता है, अब गवर्नमेंट देखो दो टाइप का होता है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्र सरकार, और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं राज्य सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे अगर अभी इंडिया का हम देखें तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट किसका है? बीजेपी का, प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उनका गवर्नमेंट है, उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर स्टेट गवर्नमेंट बोले तो हर स्टेट का गवर्नमेंट अलग अलग होता है। जैसे महाराष्ट्र में अभी शिवसेना का गवर्नमेंट है, ठीक है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, ठीक है। तो ऐसे करके जब गवर्नमेंट होता है, दो टाइप का गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मतलब पूरे कंट्री के लिए एक ही है, जैसे बीजेपी है तो वो पूरे कंट्री के लिए है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है ये हर स्टेट में अलग अलग होता है। महाराष्ट्र में कोई और स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, गुजरात में कोई और स्टेट गवर्नमेंट होगा, राजस्थान में कोई और होगा, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों ही गवर्नमेंट को खर्चा करना होता है पब्लिक के ऊपर, तो दोनों गवर्नमेंट टैक्स वसूलते हैं पब्लिक से, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ खर्चे करने होते हैं लोगों के ऊपर, और स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ खर्चा करना होता है लोगों के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों गवर्नमेंट को खर्चा है, तो दोनों गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा वसूलते हैं, ठीक है। पब्लिक से टैक्स लेते हैं कि वो टैक्स से वो क्या करते हैं, जो भी उनके प्रोजेक्ट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, वो सब प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टैक्स का मतलब। टैक्स का मतलब कि टैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल टर्म। ये बहुत ही सिंपल टर्म है टैक्स, बहुत बार हमने सुना है, लेकिन टैक्स का मतलब क्या है? तो टैक्सेस आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। बोलता है गवर्नमेंट के लिए बहुत ही प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स से बहुत पैसा आता है, जिससे वो क्या करता है, तो थ्रू व्हिच इट फुलफिल वेरियस प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है टैक्स के पैसे से। आगे, दे आर लीव्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब जो टैक्स होता है ये खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है केंद्र सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट है राज्य सरकार, दोनों टैक्स वसूलते हैं पब्लिक से, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन हमारा टैक्स का। आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमको हमेशा काम आएगा टैक्स के अंदर, जिसमें पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट में पहला है असेसी। असेसी का मतलब क्या? जो भी गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करता है उसको बोलते हैं असेसी। मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? असेसी, ठीक है। तुमने गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट किया, तुम अपने आप को क्या बोलोगे? असेसी। तो असेसी को डिफाइन किया है एज पर सेक्शन 2, ये जो पहला ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं सब सेक्शन, याद रखना। तो एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। अब सेक्शन जो होता है वो कोई ना कोई एक्ट में लिखा होता है, तो ये जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 है कौन से एक्ट में लिखा है? तो अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इनकम टैक्स एक्ट बना, इनकम टैक्स का कानून बना, उसके अंदर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया असेसी को। अब हम देखते हैं कि असेसी मतलब क्या। तो सेक्शन समझ में आ गया, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इनकम टैक्स एक्ट बना, उसके अंदर था सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, उसमें डिफाइन किया गया था असेसी को। तो क्या बोला है? असेसी मींस अ पर्सन, कि असेसी मतलब वो इंसान बाय whom any tax or any sum of money is payable। बोलता है असेसी मतलब वो इंसान जो कोई भी टैक्स या कोई भी पेमेंट करता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो बोला असेसी मींस अ पर्सन बाय whom any tax or any sum of money is payable, मतलब कोई भी इंसान अगर टैक्स का पेमेंट करता है, कोई भी पैसा पे करता है गवर्नमेंट को, तो उसको हम बोलेंगे असेसी। आगे बोला है अ पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स। अब पर्सन जो टैक्स का पेमेंट करता है उसको हम असेसी बोलते हैं, लेकिन कभी-कभी टैक्स का एक ड्यू डेट होता है। अगर असेसी ने वो ड्यू डेट क्रॉस कर, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने ड्यू डेट दिया 30 सितंबर, अगर 30 सितंबर क्रॉस कर दिया, अगर तब तक टैक्स का पेमेंट किया 30 सितंबर तक, तो मान लेंगे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसने ड्यू डेट क्रॉस कर दिया असेसी ने, तो गवर्नमेंट असेसी से क्या लेता है? इंटरेस्ट। तो यही बोला है अ पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स, कि पर्सन को, असेसी को खाली टैक्स का पेमेंट करना होता है, लेकिन अगर उसने ड्यू डेट क्रॉस कर दिया तो उसको क्या पे करना होगा? इंटरेस्ट। तो बोला है पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स एज वेल एज इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर उसने टैक्स का लेट पेमेंट किया तो असेसी को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और कुछ असेसी क्या करते हैं, तो अपने इनकम को छुपाने का कोशिश करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने पकड़ लिया कि कोई अगर अपना इनकम छुपाता है, जिसको बोलते हैं कंसीलमेंट ऑफ इनकम, कि अपने इनकम को छुपाना,
या उसको हम बोल सकते हैं फ्रॉड। तो किसी ने अगर गवर्नमेंट से फ्रॉड किया या अपने इनकम को छुपाया तो गवर्नमेंट उनसे क्या ले सकता है, पेनल्टी। तो आगे यही बोला है, एज वेल एज इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट ऑफ टैक्स और पेनल्टी फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम। अगर किसी ने अपने इनकम को छुपाया या फ्रॉड किया तो उससे गवर्नमेंट पेनल्टी भी ले सकता है। तो एक जो असेसी होता है, असेसी क्या क्या पे कर सकता है गवर्नमेंट को, एक तो टैक्स, अगर टैक्स का लेट पेमेंट किया तो और क्या देना होगा असेसी को, इंटरेस्ट, और अगर अपने इनकम को छुपाया फ्रॉड किया तो टैक्स के साथ साथ उसको और क्या पे करना होगा, पेनल्टी। ठीक है, हाँ अगर फ्रॉड नहीं करेगा तो पेनल्टी नहीं देना है, लेट पेमेंट नहीं करेगा टैक्स का तो इंटरेस्ट भी नहीं देना है, खाली टैक्स का पेमेंट करना है। आगे बोला है अंडर इनकम टैक्स एक्ट देयरफॉर असेसी मींस अ पर्सन लायबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो बोलता है इनकम टैक्स के अंदर असेसी मतलब वो इंसान जो टैक्स का पेमेंट करता है, साथ ही साथ वो इंटरेस्ट का पेमेंट करता है अगर लेट पे किया टैक्स को तो, और पेनल्टी का भी पेमेंट करेगा। कब पेनल्टी का पेमेंट करेगा, अगर उसने कोई फ्रॉड किया, इनकम को छुपाया तो। तो ये था हमारा पहला बेसिक कॉन्सेप्ट की असेसी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट एंड थर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट, ये दोनों रिलेटेड है। सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट है असेसमेंट ईयर एंड थर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रीवियस ईयर। लेकिन आप एक काम करो, पहले ये जो इंट्रोडक्शन है अपना टैक्स का, इसको और ये एसएससी को कॉपी कर लो, फिर मैं आपको ये बताता हूँ सेकंड असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो, फर्स्ट एंड सेकंड, इंट्रोडक्शन एंड एसएससी। चलो, तो आप लोग इसको कॉपी कर लें, इंट्रोडक्शन और एसएससी के डेफिनेशन को। अब मैं आगे आपको बताता हूँ सेकंड असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का मतलब क्या। ठीक है, तो यार वीडियो पॉज करके भी आप इसको कॉपी कर सकते हो, तो आप इसको कॉपी कर लेना। चलो, नेक्स्ट है हमारा सेकंड चीज जो है वो हमको देखना है कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि असेसमेंट या प्रीवियस ईयर दोनों का मतलब क्या है। तो हम एक यहां पे नाम लेते हैं, फॉर एग्जांपल मिस्टर राम। ठीक है, हम मान लेते हैं कि मिस्टर राम का मंथली सैलरी है ₹15,000। हर महीने 15,000 रुपया वो कमाता है। ठीक है, 15,000 रुपया पर मंथ उसका सैलरी मिस्टर राम का। अब मैं मिस्टर राम का अप्रैल से लेके मार्च तक का सैलरी अगर बोलूं कि टोटल कितना है, तो अप्रैल मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अब अप्रैल से मार्च तक कितना महीना होगा, तो एक होगा अप्रैल का महीना। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। ठीक है, तो अप्रैल से लेके मार्च तक हमारा कितना महीना होगा, 3 3 6 3 9 3 12, 12 मंथ्स होगा अप्रैल से लेके मार्च तक का। अब एक महीने का सैलरी कितना है मिस्टर राम का, 15,000। तो अप्रैल से मार्च तक कितना महीना है, 12 महीना। तो उसका 12 महीने का सैलरी कितना होगा, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ इक्वल टू 1,80,000। मतलब उसने अप्रैल से मार्च तक में कितना रुपया कमाया, 1,80,000। मैं यहाँ पे ईयर भी ले लेता हूँ,
कि मैं 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक, ठीक है, ये मैं आपको ईयर भी ले लिया कि 19 से लेके 20 तक, हम 1920 भी इसको बोल सकते हैं कि 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। ये ईयर को क्या बोलते हैं, जो अप्रैल से लेके मार्च तक होता है इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। कौन सा ईयर बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर, जो कि स्टार्ट होता है अप्रैल से और खत्म कब होता है, मार्च में। तो हमने लिया 1 अप्रैल 2019 और एंड होगा 31 मार्च 2020। मतलब मिस्टर राम ने 1,80,000 कमाया 1920 में, ठीक है, 1920 में 1,80,000 कमाया। अब जिस ईयर का हम इनकम कैलकुलेट करते हैं, अब ये जो इनकम कैलकुलेशन होगा ये कब होगा, मार्च के महीने के बाद। अरे किसी ने अगर अप्रैल से लेके मार्च 20 तक पैसा कमाया और मैं अगर बोलूं कि उसका अप्रैल 19 से लेके मार्च 20 तक का बताओ कितना सैलरी हुआ, तो तुम मेरे को क्या बोलोगे, सर अभी मार्च कंप्लीट तो होने दो उसके बाद मैं बताता हूं, बराबर ना। अरे 1 मार्च को कैसे बता देगा, 1 मार्च को कैसे बता देगा, पूरे मार्च भर में उसने कितना कमाया। कोई भी चीज का, जैसे अगर मैं किसको बोलूंगा कि 12 महीने में मेरे को बताओ राम ने कितना कमाया, तो सिंपल सा क्वेश्चन ये आएगा कि 12 महीना कंप्लीट तो होने दो। तो 1 अप्रैल 19 से लेके 12 महीना कब कंप्लीट होगा, 31 मार्च 2020 तक। मतलब ये जो हमने कंप्यूटेशन किया कि उसने 12 महीने में 1,80,000 कमाया, ये हम कब करेंगे, ये तारीख के बाद, जैसे 31 मार्च 2020 के बाद। तो 31 मार्च 2020 के बाद कौन सा तारीख आ जाता है, 1 अप्रैल 2020, ठीक है। अब 1 अप्रैल 2020 ये कौन से ईयर में आएगा, तो 2021। अरे ये जो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 ये कौन से ईयर में आएगा, 1920। लेकिन ये जो डेट है 1 अप्रैल 2020 ये कौन से ईयर में आएगा, 2020 और 21। सबसे पहले तो आपको डेट्स पता होने चाहिए कि कौन सा डेट्स कौन से ईयर में आता है। जैसे मैं 2-3 एग्जांपल यहां पे देता हूं, जैसे 15 मार्च 2013। और 15 मार्च 2013 कौन से ईयर में आएगा, तो 12 और 13। क्यों 12 और 13, क्योंकि ये जो 12 है कब स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2012 और खत्म कब होगा, 31 मार्च 2013। तो 1 अप्रैल 2012 और 31 मार्च 2013 इसके बीच का कोई भी डेट होगा तो 12-13 में आएगा। तो ये 15 मार्च 2013 दोनों के बीच का डेट है कि नहीं है। एक तो और एग्जांपल में लेता हूं आपको कि मान लो 28 अप्रैल 2012 और 28 अप्रैल 2012 ये कौन से ईयर में आएगा, तो 12 और 13। क्यों 12 और 13, ये स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2012, खत्म कब होगा, 31 मार्च 2013। मतलब कोई भी डेट अगर 1 अप्रैल 2012 और 31 मार्च 2013 के बीच का होगा तो 12-13 में आएगा। तो 1 अप्रैल 2012 के बाद का डेट है 20 अप्रैल और 31 मार्च 2013 के पहले का डेट है 20 अप्रैल, तो ये 12-13 में आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल, 1 जनवरी 2008। अब 1 जनवरी 2008 ये कौन से ईयर में आएगा, तो यह आएगा आपका 7 और 8 में। क्योंकि ये कब स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2007 को, खत्म कब होगा, 31 मार्च 2008 को। तो कोई भी डेट अगर 1 अप्रैल 2007 के बाद का होगा और 31 मार्च 2008 के पहले का होगा तो वो आएगा 7 और तो वो आएगा तुम्हारा 7 और 8 में। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2007 के बाद का डेट है 1 जनवरी 2008 और 31 मार्च 2008 के पहले का डेट है 1 जनवरी 2008, तो ये आएगा 7 और 8 में, ठीक है। तो डेट्स के हिसाब से आपको ईयर पहचानने आना चाहिए कि कौन सा डेट कौन से ईयर में आता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने एग्जांपल पे। तो मिस्टर राम का मंथली सैलरी कितना था, 15,000। मैं बोलता हूं कि उसका 12 महीने का सैलरी निकालो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। तो 19 और 20 का उसका सैलरी कितना निकला 12 महीने का, 1,80,000। 1,80,000 उसका सैलरी निकला 12 महीने का। तो ये 19 और 20 जो 12 मंथ्स है, ये 12 मंथ्स में उसका सैलरी कितना निकला, 1,80,000, ठीक है। और 1,80,000 ये 1920 का उसका सैलरी था। लेकिन ये 1,80,000 हमने 1920 में कंप्यूट नहीं किया, हम ये जो डेट है 31 मार्च 2020 इसके बाद ही हम ये कंप्यूटेशन कर सकते हैं। चाहे 1 अप्रैल को करें, चाहे 10 अप्रैल को करें, चाहे 15 अप्रैल को करें, चाहे 20 अप्रैल को करें। मैं मान लेता हूं कि हमने किया 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को हमने इसका सैलरी कंप्यूट किया 19 और 20 का। तो 19 और 20 का इसका सैलरी क्या आया, 1,80,000। कंप्यूट कब किया, 15 अप्रैल 2020 को। और ये कौन सा ईयर में आएगा, 20 और 21।
अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या है? जिस साल पैसा कमाते हैं, मिस्टर राम ने कौन से साल में पैसा कमाया? 19 और 20 में, तो ये ईयर को बोलेंगे प्रीवियस ईयर। क्या बोलेंगे इसको? प्रीवियस ईयर। और जिस साल कैलकुलेशन करते हैं, जैसे इसका ये जो कैलकुलेशन किया 15,000 इंटू 12 मंथ 1,80,000 आया, तो ये कैलकुलेशन कौन से ईयर में किया? 2021 में, तो इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर। क्योंकि मिस्टर राम ने जो भी पैसा 19 और 20 में कमाया, मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक जो भी पैसा कमाया, उसका कंप्यूटेशन होगा अगले साल। कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशन, उसका कैलकुलेशन होगा अगले साल और वो टैक्स भी पे करेगा अगले साल। ठीक है, तो जैसे मिस्टर राम ने 19 और 20 में, साल 2019 और 20 में 1,80,000 कमाया, तो 1,80,000 कमाया कब? 19 और 20 में, तो ये 19 और 20 हो गया प्रीवियस ईयर की। इस साल उसने पैसा कमाया, लेकिन इस पैसे पे टैक्स कब पे करेगा? अगले साल। और अगले साल पे करेगा तो 19 और 20 के बाद कौन सा साल आता है? 20 और 21। तो जिस साल पैसा कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल कैलकुलेशन करते हैं, टैक्स का पेमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अरे दोनों, प्रीवियस ईयर भी 12 महीने का होता है अप्रैल से लेके मार्च तक, असेसमेंट ईयर भी 12 महीने का होता है अप्रैल से लेके मार्च तक। खाली फर्क क्या है? जिस साल पैसा कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जब हम टैक्स का पेमेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। तो मिस्टर राम ने पैसा कमाया अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक, तो ये 19-20 हो गया प्रीवियस ईयर, और इसका टैक्स कब पे करेगा? अगले साल 2021 में, तो उसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट भी बोलता है अरे यही साल पैसा कमाते रहोगे, अभी ये महीने कमाया, अगले महीने टैक्स दिया, फिर कमाया, फिर अगले महीने टैक्स दिया, तो गवर्नमेंट बोलता है ऐसा मत करो, पूरा साल भर पैसा कमाओ अप्रैल से लेके मार्च तक, और उसका टैक्स अगले साल पे करो, ये साल मत पे करो। ये नहीं कि अप्रैल में पैसा कमाया, मई में टैक्स दिया, मई में पैसा कमाया, जून में टैक्स दिया, जून में पैसा कमाया, जुलाई में टैक्स दिया, ये नहीं करना है। गवर्नमेंट बोलता है पूरा साल भर पैसा कमाओ अप्रैल से लेके मार्च तक, निकालो कितना पैसा तुमने कमाया अप्रैल से मार्च तक, और उसका टैक्स उसके अगले साल पे करो। तो जिस साल का इनकम होता है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से प्रीवियस ईयर है 2019 और 20, और असेसमेंट ईयर है 2020 और 21। अगले साल जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए प्रीवियस ईयर होगा 2020 और 21, और उनके लिए असेसमेंट ईयर होगा 21 और 22। उसके बाद जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए प्रीवियस ईयर होगा 21 और 22, और उनके लिए असेसमेंट ईयर होगा 22 और 23, उनके लिए होगा असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो अपने सिलेबस के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्या है 1920, और असेसमेंट ईयर क्या है 2021। समझ में आ गया? प्रीवियस ईयर का मतलब वो ईयर जिस ईयर में पैसा कमाया, और असेसमेंट ईयर का मतलब वो ईयर जिस ईयर में कैलकुलेट किया कितना पैसा कमाया और टैक्स का पेमेंट किया। ठीक है, चलो आगे। असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन क्या बोला देखो, when liability for tax computed, मैंने पहले बताया असेसमेंट ईयर मतलब वो ईयर जहां पे हम टैक्स का कंप्यूटेशन करते हैं, मतलब कितना पैसा कमाया और उस पे कितना टैक्स पे करना, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो इसलिए बोला है असेसमेंट ईयर का मतलब वो ईयर when liability for tax computed, मतलब असेसमेंट ईयर मतलब वो ईयर कि जिस ईयर में पता चलता है कि कितना टैक्स देना है गवर्नमेंट को। अब क्या बोला है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, असेसिंग का सेक्शन क्या था, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, असेसमेंट ईयर का सेक्शन है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। ये भी सेक्शन कहां पे लिखा है, तो ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब हम देखते हैं आगे कि हमने देख लिया कि ये सेक्शन में असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया, एक्ट कौन सा है, तो इनकम टैक्स एक्ट कब बना 1961 में। क्या बोला, एन असेसमेंट ईयर बिगिंस ऑन 1st अप्रैल ऑफ एवरी ईयर एंड एंड्स ऑन 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। बोलता है असेसमेंट ईयर जो होता है 12 महीने का होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए मैंने बताया प्रीवियस ईयर 1920, अगले साल जो बच्चे आएंगे उनके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा 20 और 21, और उनके लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा 21 और 22। उसके अगले साल बच्चे आएंगे उनका प्रीवियस ईयर क्या होगा 21 और 22, असेसमेंट ईयर क्या होगा 22 और 23। तुमसे पहले जो स्टूडेंट थे लास्ट ईयर के, उनके लिए प्रीवियस ईयर क्या था, तो उनके लिए प्रीवियस ईयर था 18 और 19, और उनके लिए असेसमेंट ईयर क्या था 19 और 20। अब देखो, उनके लिए जो असेसमेंट ईयर था पिछले साल के बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए क्या हो गया प्रीवियस ईयर। तो तुम्हारे लिए असेसमेंट ईयर क्या है 20 और 21, तो अगले साल जो बच्चे आएंगे उनके लिए क्या हो जाएगा प्रीवियस ईयर। तो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर वो 12 महीने का होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। यही बोला है एन असेसमेंट ईयर बिगिंस ऑन 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर, हर साल 1 अप्रैल को चालू होता है असेसमेंट ईयर, एंड
ends on 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, और हर साल अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है। 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। एग्जांपल बोला है, फॉर एग्जांपल करंट असेसमेंट ईयर 2021 हैज स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2020 विल एंड ऑन 31 मार्च 2021। बोलता है जो अभी असेसमेंट ईयर है तुम लोग के सिलेबस के हिसाब से वो कब स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2020 को, खत्म कब होगा, 31 मार्च 2021 को। तो यही बोला है, करंट असेसमेंट ईयर 2021 हैज स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड विल एंड ऑन 31 मार्च 2021। क्लियर है? नेक्स्ट, द इनकम अर्न्ड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर इज टैक्स्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जो भी इंसान एक साल पैसा कमाता है उसका टैक्स वो अगले साल पे करता है। मिस्टर राम ने 19 और 20 में पैसा कमाया, टैक्स कब पे करेगा, 20 और 21 में। कोई भी, हम और आप भी जिस साल पैसा कमाएंगे उस साल टैक्स नहीं देना है, उसके अगले साल टैक्स देना है। चाहे हम पूरा 12 महीना पैसा कमाए, चाहे 2 महीना पैसा कमाए। जैसे मान लो राम ने पूरा अप्रैल से मार्च तक काम किया तो उसका सैलरी आया 1,80,000। मैं मान लेता हूं कि उसने अप्रैल के महीने में काम ही नहीं किया, ना मार्च में काम किया था, ना जून में काम किया था, सॉरी अप्रैल में नहीं, ना मई में, ना जून में, तो उसका सैलरी कितने महीने का आएगा, 9 महीने का। अब 15,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 मंथ्स के साथ, कि हम मान लेते हैं कि उसने खाली 9 महीना पैसा कमाया, तो कितना आएगा, 1,35,000। तो वो अगले साल खाली 1,35,000 पे टैक्स का पेमेंट करेगा। ठीक है, तो यही बोला है, द इनकम अर्न्ड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर इज टैक्स्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कि कोई भी इंसान एक साल जो पैसा कमाता है उसका टैक्स पे करता है अगले साल। 19-20 में पैसा कमाया, टैक्स भरेगा 20-21 में। 20-21 में पैसा कमाया, टैक्स भरेगा 21-22 में। 21-22 में पैसा कमाया, टैक्स भरेगा 22 और 23 में। ठीक है, आगे बोला है, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। मैंने पहले बताया जिस साल पैसा कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। तो यही बोला है, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। जिस साल पैसा कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर, और जिस साल टैक्स पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। आगे बोला है, एंड the next year in which the tax is paid is called as assessment year। तो जिस साल पैसा कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल टैक्स का पेमेंट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो जिस साल पैसा कमाते हैं वो हो गया प्रीवियस ईयर, और जिस साल टैक्स का पेमेंट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर। आगे, thus total income of person during financial year previous year 1920 will be taxed in the next financial year assessment year 2021। मतलब कोई भी इंसान अगर 19 और 20 में पैसा कमाता है तो उसका टैक्स कब पे करेगा, 20 और 21 में। बोला है, thus the total income of person during the financial year previous year 1920, मतलब किसी ने भी अगर 19 और 20 में पैसा कमाया जिसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर, उसका टैक्स वो कब पे करेगा, will be taxed in the next financial year। अगले साल उसका टैक्स पे करेगा जिसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है, तो हमारे सिलेबस के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्या है 1920, असेसमेंट ईयर क्या है 2021। होप्स असेसमेंट ईयर का मतलब आपको समझ में आ गया हो। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है एवरी ईयर। जिस साल पैसा कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल हम टैक्स का पेमेंट करते हैं कैलकुलेशन करके उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। हमारे सिलेबस के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्या है 1920, असेसमेंट ईयर क्या है 2021। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन। तो प्रीवियस ईयर का मतलब इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग व्हाट पीरियड, मतलब जिस साल पैसा कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। इसको कौन से सेक्शन में डिफाइन किया, तो एज पर सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, असेसी के लिए सेक्शन था 2 सब सेक्शन 7, असेसमेंट ईयर के लिए 2 सब सेक्शन 9, और तुम्हारा प्रीवियस ईयर के लिए सेक्शन 3। तो एज पर सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या बोलता है प्रीवियस ईयर के बारे में, तो इनकम अर्न्ड इन 1 ईयर प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन द नेक्स्ट ईयर नोन एज असेसमेंट ईयर। पहले से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि जो इनकम हम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं उस पे टैक्स कब पे करना होता है, असेसमेंट ईयर में। तो यही बोला है, इनकम अर्न्ड इन 1 ईयर प्रीवियस ईयर, मतलब जो भी पैसा हम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं इज टैक्स, मतलब उस पे टैक्स का पेमेंट कब करेंगे, तो इन द नेक्स्ट ईयर नोन एज असेसमेंट ईयर। अगले साल पे करेंगे और उस साल को क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर। आगे, thus the previous year for the current assessment year 2021, अभी का असेसमेंट ईयर क्या है 2021, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा, तो बोला thus the previous year for the current assessment year 2021 is the financial year immediately preceding
that is 12 month from 1st April 2019 to 31st March 2020। मतलब अभी का जो असेसमेंट ईयर है 2021, तो इसके हिसाब से प्रीवियस ईयर क्या होगा, तो इसके पहले का 12 महीना। अब 20 और 21 के पहले का 12 महीना क्या होगा, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, मतलब 19 और 20। तो जो अभी का असेसमेंट ईयर है 2020 और 21, इसके हिसाब से प्रीवियस ईयर क्या है, तो 2019 एंड 20, 2019 एंड 20, ठीक है। तो आगे बोला है हेंस इनकम अर्न्ड बाय अ पर्सन इन प्रीवियस ईयर 1920 इज टैक्स इन असेसमेंट ईयर 2021। मतलब कोई भी इंसान जो इनकम कमाएगा प्रीवियस ईयर 19 और 20 में, उसका टैक्स कब पे करेगा, अगले साल, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, और वो ईयर अपने लिए क्या है, तो 2021। तो कोई भी इंसान जो इनकम कमाएगा 19 और 20 में, उसका टैक्स कब पे करेगा, 20 और 21 में, ठीक है। तो ये था हमारा डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट असेसी का, असेसमेंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का। स्टार्टिंग से हमने क्या देखा, पहले टैक्स का इंट्रोडक्शन। तो टैक्स क्या है, कॉमन फाइनेंशियल टर्म है और गवर्नमेंट के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों ही पब्लिक से टैक्स लेता है, बिकॉज गवर्नमेंट को अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने होते हैं, प्लस गवर्नमेंट को खर्चा करना होता है लोगों के वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए। उसके बाद में बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा, पहला असेसी। असेसी को डिफाइन किसने किया, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या डिफाइन किया, तो असेसी मतलब वो इंसान कि जो टैक्स का पेमेंट करता है गवर्नमेंट को, अगर लेट पेमेंट किया टैक्स का तो इंटरेस्ट भी देता है, और अगर इनकम छुपाया, फ्रॉड किया तो गवर्नमेंट को और क्या पे करता है, पेनल्टी, ठीक है। तो वो था हमारा असेसी का मतलब। तो असेसी गवर्नमेंट को नॉर्मली टैक्स देता है, मतलब जो भी इंसान गवर्नमेंट को टैक्स देगा उसको हम बोलेंगे असेसी। उसके अंदर देखा असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या, जिस साल पूरा इनकम का कैलकुलेशन होता है और टैक्स का पेमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर स्टार्ट कब से होता है, 1 अप्रैल से, एंड कब होता है, 31 मार्च को। हमारे सिलेबस के हिसाब से असेसमेंट ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक, ठीक है। उसके बाद जिस साल भी टैक्स का पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो जो जिस साल इनकम कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल टैक्स का पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। फिर हमने देखा प्रीवियस ईयर का मतलब क्या, तो प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया था सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, और क्या बोला कि प्रीवियस ईयर मतलब वो ईयर जिस साल हम इनकम कमाते हैं। तो जो हमारा करंट असेसमेंट ईयर है 2021, उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर क्या होगा, उसके पहले का 12 महीना, तो 2019 एंड 20, जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2019 से और एंड होगा 31 मार्च 2020 को। तो आपको क्या याद रखना है इसमें, जो इंसान टैक्स को पेमेंट करेगा उसको बोलेंगे असेसी। हमारे सिलेबस के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्या है 19 और 20, और असेसमेंट ईयर क्या है 20 और 21, याद रखना ये। नेक्स्ट ईयर जो बच्चे आएंगे उनके लिए होगा प्रीवियस ईयर 20 और 21, असेसमेंट ईयर होगा 21 और 22, ठीक है। जो पिछले साल बच्चे थे उनके लिए प्रीवियस ईयर था 18 और 19, असेसमेंट ईयर था 1920, लेकिन हमको खाली हमारा याद रखना है प्रीवियस ईयर है 1920, असेसमेंट ईयर है 2021, ठीक है। तो पहले का दो चीज आपने कॉपी कर लिया, ये दोनों आप कॉपी कर लो। ये हमारा था फर्स्ट लेक्चर ऑफ टैक्स का इंट्रोडक्शन। आगे के लेक्चर्स में इसके आगे के थ्योरी हम देखेंगे, ठीक है। कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मेरे को मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो, बाकी आगे का थ्योरी हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर।